हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अगम अरोड़ा। स्वागत है आपका इस अल्टीमेट नोड जेएस मास्टर क्लास में। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो नोड जेएस डेवलपर्स की इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। इवेंट लूप। अगर आपने इवेंट लूप, सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के बीच का डिफरेंस समझ लिया तो आप टॉप 1% नोड जेएस डेवलपर्स में आते हैं। आज का पूरा स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट हम नोड.जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से डिकोड करेंगे। हम बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, तो अपनी चाय कॉफ़ी ले आओ और शुरू करते हैं। ठीक है। तो हाँ, मुझे पहले एक मिनट अपना ये खोला। तो हाँ, अ, सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर करते हैं। हम सब ने सुना है कि नोड जेएस इज सिंगल थ्रेडेड। अगर नोड एक ही थ्रेड पर चलता है तो वो हजारों डाटाबेस क्वेरीज और फाइल रीड्स एक साथ बिना ब्लॉक हुए कैसे हैंडल करता है। द मैजिक बिहाइंड इज द इवेंट लूप। ठीक है। नोड जेएस बाय डिफॉल्ट एक सिंगल थ्रेड, मतलब नोड जेएस बाय डिफॉल्ट एक सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट यूज करता है। पर जब हम हैवी टास्क जैसे कि फाइल रीड करना या नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना वो करते हैं, तो नोड जेएस वो काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से करवाता है, मतलब ऑफलोड कर देता है उसको, अपने ऊपर से हटा के उसको किसी और को सौंप देता है। तो जो आजकल के मॉडर्न ओएस कर्नल्स हैं वो मल्टी थ्रेडेड है। तो जब बैकग्राउंड में वो काम कंप्लीट हो जाता है तो कर्नल जो होता है ना, वो नोड जेएस को बताता है कि वो काम कर चुका है। तो नोड क्या करता है, नोड उस काम के कॉल बैक फंक्शन को, उस काम के कॉल बैक फंक्शन को एक क्यू में डाल देता है, मतलब इस क्यू में डाल देता है। और इस फिर ये क्यू एग्जीक्यूट हो जाता है बाद में। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है हमारा हीरो इवेंट लूप। इतना समझ आया आपको? ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली जो हैवी सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं ना, तो वो कर्नल को देता है, कर्नल फिर कॉल बैक रिटर्न कर देता है नोड को, एंड वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब इवेंट लूप को कॉल बैक रिटर्न होता है एंड उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। तो इवेंट लूप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत नोड जेएस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो नोड जेएस बेसिकली जो है ना, V8 इंजन पे बना है। V8 इंजन बेसिकली ब्राउजर में एक इंजन था, क्रोम ब्राउजर में, जिसपे अपना जावास्क्रिप्ट रन होती है। और उसके बाद अगर हमने इसको अपने लोकल कंप्यूटर में चलाना है तो हमें सी प्लस प्लस डिपेंडेंसीज लगती हैं। तो V8 प्लस सी प्लस प्लस डिपेंडेंसी एंड एक लाइब्रेरी होती है libuv, जो हमें इवेंट लूप और थ्रेड पूल क्या कहते हैं प्रोवाइड कराता है। तो इन तीनों को मिला के नोड जेएस बनता है। इसमें भी डीप नहीं जाऊंगा मैं, बस आपको ओवरव्यू दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। चलो, तो समझ लो ये एक प्रोसेस है हमारा, ये मेन थ्रेड है। तो इवेंट लूप स्टार्ट होने से पहले क्या क्या होता है हम वो जान लेते हैं पहले। ठीक है। इनिट प्रोजेक्ट मतलब इनिशियलाइजिंग ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ, आपने सेटअप करा प्रोजेक्ट को बेसिकली। ठीक है। टॉप लेवल कोड। टॉप लेवल कोड वो कोड होते हैं जो फाइल के अंदर ही रन हो जाते हैं। बेसिकली वो फंक्शंस या फिर क्लासेस के अंदर नहीं होते, फाइल के अंदर होते हैं। जैसे कि कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गए, console डॉट लॉग हो गया, तो वो सब होते हैं। ठीक है। वो टॉप लेवल कोड रन होता है। ठीक है। फिर आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स तो नॉर्मली आपको पता ही है, हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराते हैं ऑल ऑफ दैट, तो वो रन होता है उसके बाद। मतलब ये टॉप लेवल कोड के अंदर ही आता है, तो दोनों एक साथ ही रन होते हैं। तो फिर आता है अपना इवेंट कॉल बैक रजिस्टर। तो जितने भी कॉल बैक्स हैं हमारे, जितने भी हमारे कॉल बैक्स हैं कोड में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो रजिस्टर्ड होते हैं। बेसिकली वो रजिस्टर होते हैं। ठीक है। इवेंट लूप स्टार्ट होने से पहले। अब हम आते हैं मेन अपने हीरो पे, इवेंट लूप पे। तो इवेंट लूप क्या करता है, जब इवेंट लूप स्टार्ट होता है ना, तो उसमें सबसे पहले आते हैं एक्सपायर्ड कॉल बैक्स। हमने यहाँ पे कॉल बैक्स रजिस्टर करे ना, तो वो उस कॉल बैक्स, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉल बैक रजिस्टर करे हैं, तो अगर उसमें से कोई कॉल बैक हो चुका है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो वो उनको रन कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहीं पे वो एग्जांपल होगा आई थिंक। हाँ, तो ये देखो आप, ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट पहले रन होगी, ये टॉप लेवल कोड हो गया ना रन पहले। उसके बाद जो ये कॉल बैक है, ये पहले रजिस्टर हुआ इवेंट लूप स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें 0 मिली सेकेंड है, तो मतलब बेसिकली ये इमीडिएट रन होगा। करेक्ट। तो जब इवेंट लूप स्टार्ट हुआ तो उसने पहले चेक करेगा कि एक्सपायर्ड कॉल बैक्स कौन से हैं। तो हमारे पास एक्सपायर्ड कॉल बैक ये है, तो इसको रन कर देगा। ठीक है।
सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको रन कर दिया इसने। फिर आता है अपना इनपुट आउटपुट पोलिंग। इनपुट आउटपुट पोलिंग क्या होता है? जैसे कि फाइल रीड करना। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दूंगा फाइल रीड का, उसमें बहुत सारी डीबी क्वेरीज का भी एग्जांपल होता है या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट का भी एग्जांपल होता है, पर हम इसको हम फाइल रीड से समझते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आई थिंक कोड होगा मेरे पास। तो हाँ, ये है फाइल रीड। तो बेसिकली उसके बाद अगर कोई फाइल रीड वाला काम हो रहा है तो वो उस काम को करेगा। गॉट इट? आगे मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आता है सेट इमीडिएट। सेट इमीडिएट, ये है सेट इमीडिएट हमारा। ये है ये है हमारा सेट इमीडिएट। ये रन होता है उसके बाद। ये भी आपको आगे बताऊंगा, बस ये उसके बाद आप एक बारी क्रोनोलॉजी समझ लो कि क्या क्या रन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लोज कॉलबैक्स। ये तो मतलब अगर आप सीनियर टू सीनियर डेवलपर्स होंगे तभी आप यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई सॉकेट बना रखा है, उसको क्लोज करना है, बेसिकली उन चीज़ों में काम आता है। जब ये सब रन हो जाता है ना, उसके बाद वो चेक करते हैं कि कोई पेंडिंग तो नहीं है। जैसे समझ लो कोई कॉल बैक, अभी कोई कॉल बैक एक्सपायर हुआ ही नहीं है, तो ये वापस जाएगा और वापस उसको रन करेगा। सिंपल है। इवेंट लूप आता है, ये चीज़ें चेक करता है, वापस से कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन नहीं है ट्रू तो वापस ऊपर जाएगा, वापस से लूप चालू करेगा, और नहीं है तो अगर कंडीशन ट्रू मतलब पूरी हो गई है तो उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं थ्रेड पूल के ऊपर। थ्रेड पूल क्या होता है? तो बेसिकली जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि कर्नल को वो अपना काम दे देता है, जैसे जो सीपीयू इंटेंसिव काम होते हैं, जैसे ये आईओ पूलिंग है, ये सीपीयू इंटेंसिव काम है। तो ये क्या करेगा, ये थ्रेड पूल को दे देगा। थ्रेड पूल में मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड्स होती हैं, मल्टी थ्रेड्स होती हैं। बेसिकली डिफॉल्ट 4 होते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपकी सीपीयू के हिसाब से थ्रेड्स होती है, तो वो इनको ये काम दे देगा। तो होगा क्या, पहले एक्सपायर्ड कॉल बैक्स पे जाएगा, हाँ जी रन हो गया। फिर ये आईओ पोलिंग पे आएगा। आईओ पोलिंग पे आएगा तो वो देखेगा कि थ्रेड तूने काम किया, वो कहेगा नहीं अभी मैं कर रहा हूँ। तो वही अगले पे जाएगा, सेट इमीडिएट पे जाएगा। सेट इमीडिएट पे गया, फिर क्लोज बैक पे गया, फिर वापस से ऊपर आएगा, टाइमर पे आया, टाइमर कोई है ही नहीं। फिर आईओ पोलिंग पे आएगा, फिर ये पूछेगा थ्रेड से कि भाई तूने काम कर दिया, तो थ्रेड कहेगा हाँ मैंने काम कर दिया, तो इसको कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर देगा एंड ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले डीप कॉन्सेप्ट पे, जो है टाइमर फेज। तो एक मुझे बस एक मिनट, ये टाइमर फेज का कोड एक मिनट मैं निकालूँ यहाँ पर। हाँ, ये है। तो टाइमर फेज से पहले मैं आपको एक बारी ना वो समझा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन से भी। एक बार इवेंट लूप हम डॉक्यूमेंटेशन से भी समझ लेते हैं। तो हाँ, तो जब आप एक नोड या स्क्रिप्ट रन करते हो, तो नोड सबसे पहले इवेंट लूप को इनिशियलाइज करता है, मैंने आपको बताया पहले। आपका मेन कोड रन होता है जिसमें आप एपीआई कॉल्स करते हो, टाइमर सेट करते हो, और उसके बाद नोड इवेंट लूप प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे। ठीक है, इवेंट लूप के पास अलग अलग फेजेस होते हैं, ये फेजेस आपको दिखाए थे मैंने। ठीक है, अभी आपको ये इसमें थोड़ा डिटेल में बताया, आपको मैं बताता हूँ ये क्या क्या है। हर फेज की एक अपनी क्यू होती है। हर एक फेज में एक अपना क्यू है जिसमें कॉलबैक्स पड़े हुए हैं। वो कॉलबैक्स बेसिकली फीफो फॉर्म में पड़े हैं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जब इवेंट लूप किसी फेज में एंटर करता है तो वो उस फेज के स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उसकी क्यू में जितने भी कॉल बैक्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आगे समझ, सिंपल था। ये फेजेस एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में चलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। पहले ये टाइमर रन होगा, फिर पोल रन होगा, फिर सेट इमीडिएट होगा, फिर क्लोज कॉल बैक्स रन होंगे। ठीक है, तो टाइमर्स क्या होता है आपको बताया मैंने, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये मतलब इनके कॉल बैक्स को एग्जीक्यूट करता है वो बेसिकली। और पेंडिंग कॉलबैक फेज, ये दोनों एक ही होते हैं बेसिकली। इसमें सिस्टम लेवल एरर जैसे कि टीसीपी कनेक्शन एरर के कॉलबैक्स आते हैं। ठीक है, आइडल प्रिपेयर जो है ये सिर्फ नोड इंटरनली यूज करता है, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी बेसिकली। ठीक है, पोल सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ नए इनपुट आउटपुट इवेंट्स रिट्रीव होते हैं और उनके कॉल बैक्स एग्जीक्यूट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। फिर आता है चेक फेज, यहाँ मतलब बेसिकली सेट इमीडिएट के कॉल बैक्स रन होते हैं, सिर्फ सेट इमीडिएट के रन होते हैं। ठीक है, और फिर क्लोज कॉल बैक्स तो मैंने आपको बताया ही, सॉकेट डॉट ऑन वगैरह वगैरह वाले मैंने आपको बताया सारे। तो इस पूरे एक इटरेशन को हम टिक कहते हैं। इवेंट लूप इन्हीं फेजेस में गोल गोल घूमता है, जब तक कोई कंडीशन रह जाती है, जैसे कि कोई टाइमर रह गया वगैरह, तो तब तक वो घूमता रहता है इसमें गोल गोल। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ, डीप डाइव करवाता हूँ
इसमें यहाँ डीप डाइव द टाइमर्स फेज एंड द 100 मिलीसेकंड इल्यूजन। ठीक है, तो चलो एक एक फेज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले टाइमर फेज, हमें लगता है कि हमने जो सेट टाइम आउट करा है यहाँ पे 100 मिलीसेकंड का, तो एग्जैक्टली 100 मिलीसेकंड्स के बाद कॉल बैक चल जाएगा। ठीक है, पर डॉक्स जो है ना वो साफ साफ कहते हैं, एक मिनट मुझे डॉक्स निकालने दो। डॉक्स जो है ना वो साफ साफ यही कहते हैं, रुक जाओ, कि अ टाइमर स्पेसिफाइज द थ्रेशोल्ड आफ्टर विच अ प्रोवाइडेड कॉल बैक मे बी एग्जीक्यूटेड रेदर देन द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, मतलब मतलब 100 मिली सेकेंड एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब ये डिले एग्जैक्टली 100 मिली सेकेंड का नहीं होगा, बल्कि कम से कम 100 मिली सेकेंड का होगा। ऐसा क्यों, आपको एक कोड के एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मैंने अभी कोड निकाला था ना यहाँ पे, हाँ ये कोड है, ध्यान से देखो इस कोड को। हमने क्या करा है, हमने एक 100 मिली सेकेंड का टाइमर लगाया। ठीक है, उसके तुरंत बाद हमने एक फाइल रीड करवाई है, तो एज्यूम करते हैं फाइल रीड होने में हमें 95 मिली सेकेंड लगेंगे। ठीक है, 95 मिली सेकेंड क्या कहते हैं होने के बाद उसका कॉल बैक चलेगा, जो पर्पसफुली सिंक्रोनस वाइल लूप यूज करता है। ठीक है, सिंक्रोनस सिंक्रोनस वाइल लूप यूज करके थ्रेड को 10 मिली सेकेंड के लिए ब्लॉक कर देगा। तो बेसिकली ये जो पहले फाइल रीड होगी वो 95 मिली सेकेंड के लिए रीड होगी, उसके अंदर जो उसका कॉल बैक है वो 10 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। तो 95 प्लस 10 कितना हुआ, 95 प्लस 10 कितना हुआ, 105। ठीक है, 105 हो गया। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जब इवेंट लूप स्टार्ट होगा ना, तो टाइमर सेट हो गया 100 मिली सेकेंड। ठीक है, फिर इवेंट लूप घूमता हुआ पोल फेज में आएगा। अभी फाइल रीड चल रही है, 95 मिली सेकेंड लगने वाले हैं। ठीक है, क्यू खाली है तो इवेंट लूप यहीं वेट करेगा, आराम से वो 95 मिली सेकेंड तक चिल मारेगा। फिर जब 95 मिली सेकेंड पर फाइल रीड कंप्लीट हुई तो पोल फेज में इसका कॉल बैक आया और वो रन होगा। फिर मतलब ये जो कॉल बैक है ये रन होगा, और ये कॉल बैक कितने का, 10 मिली सेकेंड का, तो कितने हो गए, 105। तो जब कॉल बैक फिनिश होगा, इवेंट लूप देखेगा कि भाई 100 मिली सेकेंड वाला टाइमर तो कब का एक्सपायर हो गया, तो वो रैप बैक करेगा, टाइमर फेज में जाएगा और टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो टोटल डिले कितना हुआ, 105 मिली सेकेंड। इसलिए कहते हैं नोड जेएस टाइमर्स गारंटी नहीं देते, मतलब नोड जेएस के टाइमर जो होते हैं वो गारंटी नहीं देते एग्जैक्ट टाइम की, बस प्रॉमिस करते हैं कि थ्रेशोल्ड से पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब 100 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, 100 मिली सेकेंड्स के बाद ही एग्जीक्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा भी डिले लग सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब हम आते हैं अपने अगले डीप डाइव कंसेप्ट पे, विच इज द हार्ट ऑफ द लूप, पोल फेज। तो द पोल फेज, ये सबसे जो जो पोल फेज है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे क्रूशियल है। ठीक है, इस फेज के पास दो काम होते हैं, बेसिकली इस फेज के पास दो काम होते हैं। कैलकुलेट करना कि इनपुट आउटपुट इवेंट्स का वेट करने के लिए कितनी देर वेट करना चाहिए, मतलब ब्लॉक के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, और सेकंड टास्क इज पोल क्यू के इवेंट्स को प्रोसेस करना। ठीक है, सिंपल। जब इवेंट लूप पोल फेज में आता है तो क्या होता है, अगर पोल क्यू में इनपुट आउटपुट कॉलबैक्स जैसे फाइल रीड डीबी क्वेरीज हैं, तो वो उन्हें सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करेगा जब तक क्यू खाली ना हो जाए या हार्ड हार्ड लिमिट हिट ना हो जाए। लेकिन अगर पोल क्यू एम्प्टी है तो इवेंट लूप दो चीज़ें देखता है। ठीक है, वो क्या है, क्या किसी ने सेट इमीडिएट शेड्यूल किया, अगर हाँ तो इवेंट लूप वेट नहीं करेगा बल्कि तुरंत पोल फेज को एंड करेगा और चेक फेज में चला जाएगा। बेसिकली अगर पोल फेज खाली है तो वो चेक करेगा, अगर किसी किसी ने सेट इमीडिएट को रन करा है, हाँ करा है, तो पोल फेज को बंद करके चेक में आ जाएगा, और यहाँ पे सेट इमीडिएट के जितने भी कॉल बैक्स है सबको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई सेट इमीडिएट शेड्यूल नहीं है तो इवेंट लूप इसी पोल फेज में ब्लॉक वेट करेगा, कॉल बैक्स आने का वेट करेगा, और जैसे ही आएंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार क्यू खाली हो जाती है तब वो चेक करता है कि क्या किसी टाइमर का टाइम पूरा हो गया, अगर हाँ तो वह साइकिल कंप्लीट करेगा, वापस टाइमर फेज में चले जाएगा, नहीं तो फिर वो एंड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली पोल्स जो है, अगर उसमें वो चेक, अगर ये कोई खाली है एम्प्टी है तो वो चेक करेगा किसी ने सेट इमीडिएट करा है, अगर हाँ तो वो चेक में जाएगा,
चेक में आया, इसको रन करा। अगर चेक नहीं करा किसी ने तो पहले वो यहाँ वेट करेगा, जितनी क्वेरीज अभी इनकमिंग है उनको भी रन करेगा, रन करा उसके बाद चेक करेगा कि टाइमर रहता है नहीं रहता, तो एंड हो जाएगा। अगर टाइमर रहता है तो टाइमर पे चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, इसको आप एक बार फिर पढ़ भी लेना अच्छे से। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे भी ना तो आपको बिल्कुल क्या कहते हैं अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अपना चेक फेज के ऊपर। पोल फेज के बाद आता है चेक फेज। इस फेज का एक ही बॉस है और वो है सेट इमीडिएट। ठीक है, इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये इमीडिएट नहीं है बल्कि इमीडिएटली आफ्टर द पोल फेज है। आई बात समझ में? बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट में डिफरेंस क्या है। दोनों लगता है कि तुरंत एग्जीक्यूट होने चाहिए, है ना? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, कोड से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अभी कोड को देखो, ये है सेट टाइम आउट और ये है सेट इमीडिएट। अगर आप इस कोड को नॉर्मल रूट लेवल पर रन करोगे बिना किसी फाइल रीड के अंदर डाले या उसके साइकिल के बिना, तो इनका रिजल्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब कभी टाइम आउट पहले प्रिंट होगा, कभी इमीडिएट पहले प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की परफॉर्मेंस और प्रोसेस स्टार्ट टाइम के हिसाब से इवेंट लूप चेक करता है कि टाइमर एक्सपायर हुआ या नहीं। लेकिन अगर आप इन दोनों को इस इनपुट आउटपुट कॉल बैक के अंदर डाल दो तो मैजिक होता है। मैजिक क्या होगा? अगर आप इस कोड को रन करोगे तो हमेशा हमेशा इमीडिएट पहले रन होगा, उसके बाद टाइम आउट रन होगा, 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स। ऐसा क्यों? समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो अपना ये कॉल बैक है रीड फाइल वाला, इस कॉल बैक की फेज, इसका कॉल बैक किस फेज में एग्जीक्यूट होता है? मतलब जो ये इस फेज में एग्जीक्यूट हुआ ना, ये इधर इस फेज में एग्जीक्यूट हुआ ना, पोल फेज में। तो जब हम पोल फेज के अंदर खड़े हैं वहां हमने एक सेट टाइम डाला, एक सेट इमीडिएट डाला। ठीक है, अब पोल फेज से निकलते ही इवेंट लूप कहाँ जाता है? चेक फेज में। इसलिए चेक फेज वाला सेट इमीडिएट पहले रन करेगा, वही टाइमर वाले को तो नेक्स्ट टिक के पहले फेज का वेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? लॉजिक सुन के मजा आया? तभी लाइक बटन दबाओ इसी बात पे। ठीक है, मतलब बेसिकली वो नेक्स्ट चेक पर आता है ना, तो चेक इसलिए सेट इमीडिएट पहले रन करेगा, फिर उसके बाद अपना टाइम आउट अगले टिक में अगले अगले लूप में रन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे डेंजरस कंसेप्ट के ऊपर, अपना द रूल ब्रेकर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक है, ये नोड जेएस के सबसे नखरे वाले फंक्शन है। ठीक है, मैंने इवेंट लूप के डायग्राम में प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक इवेंट लूप का पार्ट ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, नेक्स्ट टिक क्यू को इवेंट लूप के बाहर प्रोसेस किया जाता है। आप किसी भी फेज में हो, जैसे ही करंट सी या सी प्लस प्लस हैंडलर और जेएस ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं, नोड जो है ना वो इवेंट लूप को वहीं रोक देता है और सबसे पहले प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के अंदर पास किए गए कॉलबैक्स को रन करता है। इसका फायदा और नुकसान दोनों हैं। नुकसान पहले सुनो। अगर आप रिकर्सिवली प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक लिखते जाओगे तो आप इवेंट लूप को स्टार्व कर दोगे। यहाँ लिखा भी है, इधर इधर इसमें लिखा भी इन्होंने, एक मिनट, यही था। हम्म, हाँ, इट अलाउज यू टू स्टार्व योर इनपुट आउटपुट बाय मेकिंग रिकर्सिव प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक कॉल्स। ठीक है, इवेंट लूप बेचारा पोल फेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आपका नोड एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट कॉलबैक्स जैसे न्यू यूजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो फिर बात ये आती है कि नोड जेएस ने इतना डेंजरस फंक्शन बनाया ही क्यों? एक कॉन्सेप्ट होता है एपीआई डिजाइन। जो एपीआई डिजाइन है ना हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, या तो पूरी तरह सिंक्रोनस या पूरी तरह एसिंक्रोनस, कभी दोनों मिक्स्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, मान लो मैं आपको एक दिखाता हूँ कोड। हाँ,
मान लो जैसे कि एक फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, सम एसिंग एपीआई कॉल। यहाँ इशू देखो, यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है एसिंग कॉल बैक, पर कॉल बैक सिंक्रोनसली रन होगा। जब कॉल बैक चला ना, तो बार अपडेट नहीं हुआ और नल प्रिंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब ये रन होगा ना, तो बार नल प्रिंट होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम प्रोसेस डॉट नेक्स्ट को यूज करते हैं। जैसे इस फंक्शन में देखो आप, ये इंश्योर करता है कि आपका करंट सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश हो जाए। यहाँ बार को यहाँ बार को वन असाइन हो जाएगा और उसके तुरंत बाद इवेंट लूप के आगे बढ़ने से पहले कॉल बैक रन हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस डॉट नेक्स्ट इंश्योर करता है कि आपका करंट सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश हो जाए। ठीक है, और उसके तुरंत बाद इवेंट लूप के आगे बढ़ने से पहले कॉल बैक भी रन हो जाए। ठीक है, एक प्रो टिप देता हूँ आपको मैं, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक वर्सेस सेट इमीडिएट, इनका नाम एक्चुअली उल्टे हैं। ठीक है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक जो है वो इमीडिएटली रन होता है इवन बिफोर द नेक्स्ट इवेंट लूप फेज। ठीक है ना, और जो सेट इमीडिएट है ना, वो नेक्स्ट टिक आइट्रेशन मतलब या चेक फेज में चलता है। दोनों का नाम स्वैप होने चाहिए थे, पर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की वजह से नोड वालों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब डॉक्स भी यही बोलते हैं, यहाँ पे यही बोलते हैं यहाँ पे, वी रिकमेंड डेवलपर्स यूज सेट इमीडिएट इन ऑल केसेस बिकॉज इट्स easier टू रीजन अबाउट। ठीक है, अच्छा था। अब हम आते हैं रियल वर्ल्ड यूजेस एंड आउटरो पर। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर सेट इमीडिएट इतना अच्छा है तो हम प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एक्चुअल प्रोडक्शन में कब यूज़ करें। तो दो मेजर यूज केसेस हैं, एरर हैंडलिंग एंड क्लीनअप। अगर कोई एरर आई और आप चाहते हो कि बिना पूरे इवेंट लूप को घुमाए उस एरर का इवेंट तुरंत थ्रो हो जाए, तब तुम यूज करते हैं। और दूसरा, इवेंट इमिटर्स। एक बहुत कॉमन पैटर्न है नोड.जेएस में। मान लो आप एक क्लास बना रहे हो जो इवेंट इमिटर को एक्सटेंड करती है और आप कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही इवेंट एमिट करना चाहते हो। ये मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में इमिट लिख दोगे तो इवेंट फायर हो जाएगा, पर तब तक माई इमिटर डॉट ऑन वाला कोड चला ही नहीं था, कोई लिसनर अटैच ही नहीं था। इसलिए हम इसको प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में रैप कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रिप्ट पास हो जाए, लिसनर्स अटैच हो जाएं और फिर एग्जैक्टली उसके बाद इवेंट इमिट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से एक क्विक समरी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने जो ये टाइमर्स हैं, ये मिनिमम टाइम थ्रेशोल्ड हैं फॉर सेट टाइम आउट। ठीक है, पोल क्या है, कैलकुलेट्स वेटिंग टाइम एंड एग्जीक्यूट्स फाइल सिस्टम कॉलबैक्स। ठीक है, चेक फेज क्या है, सेट इमीडिएट रन्स हियर ऑलवेज आफ्टर द इनपुट आउटपुट। मतलब पोल फेज के बाद ही सेट इमीडिएट रन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टिक क्या है, बाईपास द इवेंट लूप एंड रन्स एग्जैक्टली आफ्टर द करंट जेएस कंप्लीट्स। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोड करते वक्त कभी इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करोगे और आपके नोड सर्वर्स इंसेनली फास्ट और स्केलेबल बनेंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन का मैं लिंक दे दूंगा आपको, एक बार आप ज़रूर इसे रीड करना टॉप टू बॉटम। ठीक है, एंड अगर इस मास्टर क्लास से आपको नोड.जेएस का फंडामेंटल क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में लिखें इवेंट लूप मास्टर्ड, ताकि मुझे पता लगे कि आप एंड तक थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप बिल्डिंग, बाय।